हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप सभी की सेवा में मैं फिर से हाजिर हूँ सॉलिड स्टेट का लेक्चर 02 लेकर के। इससे पहले मैंने लेक्चर 01 में अमorphous सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस बताया था, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, MCQ भी बनता है। तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा नोट्स बना करके आपको बताया था, समझाया था। ओके, अगर आप लोगों में से कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो लेक्चर 01 जाके ज़रूर देखो सॉलिड स्टेट का। ओके, अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अदरवाइज़ आप जा करके मेरे चैनल पे को विजिट करके भी देख सकते हो, या लेक्चर 01 आप सर्च में भी सर्च कर सकते हो, सर्च बार में जा करके उन्नति एहसान डाल करके। ठीक है, चलो। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, किस नेचर किस बेस पर। दिखाओ, मैं विदाउट वेस्टिंग वो टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को आज। ठीक है, अपने टॉपिक को देखो। ये इसको समझना है कि एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इतना इस तरह लिख रखा है आप लोगों के लिए कि ऑब्जेक्ट MCQ यहाँ से बहुत अच्छा से बन जाएगा, फिर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे ऊपर आप लोग देखो, सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है, ऊपर आप लोग देखो सबसे ऊपर, कि ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो किस बेस पर है। बेस है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैंने बताया था कि जितने भी सॉलिड्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो आयन्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, तो मैंने बताया था आपका। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या इसको बोल सकते हो बॉन्ड बॉन्ड जो बन रहा है, वो बॉन्ड किस नेचर का है, किस तरह का है। वो आयनिक बॉन्ड है कि मेटालिक बॉन्ड है, क्या है वो। ओके, तो उन सभी को कोवेलेंट बॉन्ड है इसी। तो उस नेचर के आधार पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग, कि हम लोग फोर्सेस के नेचर के बेस पर, ओके, या बॉन्ड के बेस पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। पहला कैटेगरी यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप लोग अच्छा से, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, दूसरा है आपका आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड्स, चौथा है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स का एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। डेफिनेशन मत रटना, इस टेबल को मत रटना, बस इसको समझना बहुत इजी है। और एग्जाम्पल याद रखना कि कौन का क्या क्या है। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो सबका एग्जाम्पल लिख रखा है अच्छा से, बहुत बढ़िया से। डिटेल नीचे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बात को आपको डिटेल करके रखा है, सो डोंट वरी, पहले आप लोग समझो। ठीक है, तो इस टेबल से आपको MCQ बनता है, इसलिए ध्यान से सुना, रटना नहीं बिल्कुल। ओके, चलो, कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड को? 4 टाइप में या 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। चलो बोलो क्या क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, चलो मेरे साथ रिपीट करो, चलो रिपीट करो आप लोगों को, आप लोगों को रिपीट भी करना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ओके, दूसरा हो गया आपको आयनिक सॉलिड, तीसरा हो गया मेटालिक सॉलिड्स, और चौथा हो गया कोवेलेंट सॉलिड्स, या इसी का एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, चलो। अब सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है मैं बताता हूँ आपको, समझना अच्छे से। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जैसे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे, आप लोगों ने 11th में गैसेस स्टेट में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चिंता मत करना, मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, एलेबोरेट कर दूंगा उसको। ठीक है, तो वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिंपल याद है ना, कि जो मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वान डर वाल। ओके, उसी में आता है डिस्पर्सन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज। ठीक है, या एक और आता है डायपोल इंटरेक्शन, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये सभी मॉलिक्यूल के बीच में रहता है, मॉलिक्यूल के बीच में। जैसा आप लोग जानते हो हीलियम गैस है, हीलियम गैस नेचर, ये हमेशा नेचर में एक एटम के फॉर्म में रहता है, इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। तो नेचर में ये किसी से मन कि अपने एटम के साथ बॉन्डेड नहीं होता है, बल्कि हीलियम गैस जहाँ पे होता है ना, तो हीलियम के बीच में, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसी को हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं। कहो सर इसमें अट्रैक्शन आता कहाँ से? तो देखो, हीलियम के जो एटम होंगे, आप लोग जानते हो कि हीलियम के एटम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हो ना आप लोग? चलो ठीक है, इस एक और हीलियम एटम ले लो, एक और हीलियम एटम लो, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो किसी न किसी टाइम, मान लो यहाँ सुन लो, ये हीलियम एटम है, मैं समझा, आप लोग थोड़ा समझना चाहते हैं, ये हीलियम एटम है, ये भी हीलियम एटम है। अब हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉन हर टाइम मूव कर रहा है, तो किसी न किसी टाइम वो यहाँ पर आएगा, किसी न किसी टाइम यहाँ पर आएगा, तो दोनों में ध्यान देना चाहिए।
मैंने कि जब, सुनो एक मिनट मैं फिर से बता रहा हूँ, हीलियम एटम, ये हीलियम है, ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस होता है कि रिएक्ट किसी से नहीं जल्दी करता है, हीलियम एटम है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आया, तो इसके जो न्यूक्लियस के बीच में जो है इसमें तो हल्का सा अट्रैक्शन होगा, माने ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपल होकर के इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गया तो ये हल्का पार्शियल इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है किसी एक स्टैंड पे, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है ऐसा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है तो थोड़ी देर के लिए इसमें अट्रैक्शन होता है। आप लोग जानते हो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं कि ये जो है ये जो आपको है डिस्पर्सन लंदन फोर्स है, मैंने डिस्पर्सन बोलते हैं या लंदन फोर्स है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड है। ये जो है ये आपका पोलर नेचर नहीं है, नॉन पोलर नेचर है। ये जो पोलैरिटी है वो हम परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, ओके। ये थोड़ी देर के लिए डेवलप होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में जब ये जो जैसे हीलियम के बारे में मैंने बोल दिया, तो हीलियम आपका नॉन पोलर नेचर का, नॉन पोलर नेचर कहते हैं, ओके, कि इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ओके, क्योंकि एटम सेम है। तो जब भी एटम, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, जैसे सुनो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन में कोई पोलैरिटी नहीं होगा, क्यों बता रहा हूँ कि जितनी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो अब मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रॉपर्टी, कौन इलेक्ट्रॉन को, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में जानते हो कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा ये बॉन्ड बनता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ये बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान देना चाहिए, जब दोनों एटम सेम हो जाए, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें एटम सेम हो जाए, तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसकी है उतना ही इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसकी है, यानी कि इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ये नॉन पोलर नेचर है, नॉन पोलर नेचर है, याद रखना बात को, ओके। तो नॉन पोलर कंपाउंड बोलेंगे, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, लेकिन आपको सर गैस है, हाइड्रोजन तो गैस होता है, कितना अच्छा कंफ्यूज आता है सर, हाइड्रोजन तो गैस है, अरे कोई गैस है तो उसको हम लोग कुछ कंडीशन चेंज करके उसको सॉलिड भी तो बना सकते हैं, आप लोग सुन रहे हो ना। तो ये नॉन पोलर नेचर का है, तो नॉन पोलर कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो जैसे हीलियम वाला भी मैंने बताया था, वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड था, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो हीलियम आ गया तो आपका नॉन पोलर, H2 आ गया नॉन पोलर, N2 आ गया नॉन पोलर, O2 आ गया नॉन पोलर, तो ये सब नॉन पोलर नेचर का है, दिमाग में सेट करना। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे होता है, ध्यान देना। जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, आपको सबसे सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माने इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो प्रॉपर्टी है बॉन्डिंग कंडीशन में, वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। आप लोग सुना होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ओके। तो फ्लोरीन सबसे भूखा है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा भूखा है, सब कह सकते हो। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए फ्लोरीन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना अच्छा से। फिर ये ऑक्सीजन खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, माने एक पोलैरिटी इधर डेवलप हुआ, एक पोलैरिटी इधर डेवलप हुआ, लेकिन इसकी पोलैरिटी का डायरेक्शन इधर है, ध्यान देना, इधर है, इसकी पोलैरिटी का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को काट देगा। तो दोनों एक, माने कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर का लीनियर होना, लीनियर मतलब कि एक लाइन में होना, एक लाइन में होने की वजह से इसकी पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है। नेट डायपोल मोमेंट याद रखना कि नेट चार्ज 0 हो जाता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से ये पोलर नेचर हो जाता है, पोलर, नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझना, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना। पोलर मतलब प्लस माइनस, और नॉन पोलर मतलब कोई प्लस माइनस नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नॉन पोलर नेचर का है। नॉन पोलर नेचर का मतलब क्या हुआ सर, इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुआ है, कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं हुआ, कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप लोग सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम लोग हमारे नेचर में पाया जाता है, हम लोग बनाते भी हैं, ओके। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, सुना है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, सुना होगा आप लोगों ने,
चलो, तो ये भी आपका आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ओके, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में अब आपको सर पोलर क्या होता है, जैसे वाटर का सुनो, वाटर का मैं वाटर के बारे में बताता हूँ। वाटर का H2 होता है, ये पोलर नेचर का, देखो HOO। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब बताओ इसकी, देखो इसका जो है अलग नेचर है, इसका अलग है, ध्यान देना अच्छे से। फिर इसका जो है ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये चलो, ये इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, एरो ऐसे लो, ऐसा ऐसे लो, तो इसकी पोलैरिटी अलग है। देखो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर होगा। ओके, समझ रहे हो, तो इधर नेट होगा, तो इसकी पोलैरिटी जो है मतलब कि तुमको इस पर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है। पोलर नेचर के होने की वजह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है सर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैं बताता हूँ। वाटर का एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है वाटर का, ध्यान देना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो। ओके, और इस एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, जैसे लो एक और वाटर का मॉलिक्यूल लो एक और लिया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, जैसे कि अट्रैक्शन इस पर, चूंकि इन दोनों में ये क्या है कि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज था, मैंने बता दिया, क्योंकि पोलर नेचर का है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जहाँ पर भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, और हाइड्रोजन कभी भी किसी कौन एटम के साथ, फोन एटम के साथ, फोन क्या होता है सर, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसके साथ उसके साथ कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। डॉट से लगाते हैं, डॉट। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा फोन के साथ बनता है। तो कभी भी हाइड्रोजन पोलर नेचर का हो, किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन पे कोई चार्ज हो और वो किसी फोन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ हो, मैंने किसी को अट्रैक्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम ही पड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बन सकता है। ओके, और फोन के साथ ही, माने हाइड्रोजन के साथ कौन कंपाउंड जुड़े, कौन एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। फोन एटम, यार ना फोन करते हो ना, कॉल करते वही फोन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। जैसे मैंने बताया वाटर सॉलिड आइस जो होता है, सॉरी आइस जो होता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस। जल जो होता है वो पानी का ठोस रूप है। ओके, जल, वाटर जो है वो आइस जो है, बर्फ जो है, वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि जो बर्फ है वो जल का ठोस रूप है, याद रखना बात को। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड आ गया इसमें। दो एक एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल्स होता है इसलिए। एक होता है नॉन पोलर, मैंने नॉन पोलर बता दिया आप लोगों को। जैसे एग्जांपल में दो एचसीएल का एग्जांपल देखो, एचसीएल में देखो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी कैपेसिटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा है। मैंने क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इस पर पोलैरिटी जनरेट हो गया। तो ये पोलैरिटी जो जनरेट हो गया, ओके, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी जनरेट हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलर नेचर है, क्योंकि पोलैरिटी नेचर जनरेट हो गया। जहाँ कहीं भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री प्लस माइनस दिखाई देता तो बोलेंगे पोलर है उसको, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। फिजिक्स आप लोगों ने पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा होगा। ओके, अगर नहीं देखो तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हो, उसमें मैंने डायपोल मोमेंट के बारे में डिटेल से बात किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल बताया है। ओके, पोलर नेचर क्या होता है सब बताया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस पोलर नेचर का होता है, जिसमें प्लस माइनस क्रिएट ना हो, कोई चार्ज डेवलप ना हो। जैसे सेम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का, जैसे यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो नॉन पोलर नेचर का हो गया। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं इसको। मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हमने चार कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर, देखो पहली बात समझना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल होगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बनता है। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, दिमाग में बैठा लो। अब जो नेचर आप देखो कई तरह का, मैंने बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड भी चार टाइप का। ओके, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझाता हूँ। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके देखो। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी चार टाइप का है आपके पास। एक है, ध्यान देना, नॉन पोलर, जो कि एग्जांपल आपके सामने है। जितने भी मॉलिक्यूल्स सेम वाले होंगे, जैसे आर्गन हो गया, जितने भी इनर्ट गैस है सब इनर्ट गैस, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ओके सब। तो जो ये आर्गन है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सब नॉन पोलर नेचर का है। हाइड्रोजन गैस है, सेम है।
आयोडीन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फास्फोरस है, फास्फोरस P4 में होता है, आप जानते हो। तो इस कहो सर आर्गन हीलियम गैस तो गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, तो गैस क्यों ये सॉलिड बन गया? फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना, इनके कंडीशन को चेंज करके हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशन को चेंज करके हम लोग इन्हें सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। कितना बच्चा सोचता है अच्छा हाइड्रोजन कैसे हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितना बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, पूछते हैं। तो ये चीज़ है, उसका कंडीशन चेंज करके हम लोग उसके सॉलिड आपके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है। तो देखो, तो जैसे आप कहोगे सर कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड स्ट्रक्चर बनाओ Cl 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 Cl। चलो अब इसका देखो, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो इससे एरो इधर जाएगा, एक एरो ऐसे जाएगा, इसको डायपोल मोमेंट का एरो है, डायपोल का डायरेक्शन है ये। तो देखो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा जो मैंने बताया, इसको ये इसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल हो गया, मैंने चारों कैंसिल हो गया, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो ये नॉन पोलर नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का है तो ये आएगा आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो इसका एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो पोलर नेचर, पोलर नेचर में अब जैसे इसमें पोलर नेचर में क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। ओके, अच्छा नॉन पोलर में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नॉन पोलर में मैंने बोला था ना एग्जांपल, हाइड्रोजन वाला दिया था मैंने H2 का, तो इसमें थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें एक नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा मैंने इसके थोड़े से पॉजिटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव होगा पार्सली नेगेटिव होगा, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। सबसे वीक फोर्स यही होता है, याद है ना, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स में सबसे वीक फोर्स डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स होता है। ये दो सेम एटम के बीच में लगता है, बच्चा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं बोल रहा हूँ अगर सेम एटम वाला मॉलिक्यूल हो, सेम एटम वाला मॉलिक्यूल हो, जहाँ जहाँ दिमाग में सेट कर लो कि आप लोग उसको कहना है कि उसमें डिस्पर्सन फोर्स तो है ही। ओके, अब कुछ डिफरेंट वाला में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें भी है, CCl4 में भी है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर नेचर का है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगता है, वो डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको दो नाम है, डिस्पर्सन फोर्स बोल सकते हो या लंदन फोर्सेस बोल सकते हो, लंदन फोर्सेस। ओके, चिंता नहीं करना, सबसे वीक फोर्स होता है ये, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले सबसे वीक फोर्सेस यही होते हैं, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्सेस। ओके, मेरी एक एक बात को सुनना, बहुत मजा आएगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग कंसेप्ट लेने के लिए आए हो, मैं कंसेप्ट बिल्कुल दूंगा, चिंता नहीं करना। एक पोलर नेचर का हो गया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। मैंने जैसे बोला डिफरेंट एटम जैसे HCl, तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें डायपोल क्रिएट हो गया, तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ये थोड़ा डिस्पर्सन फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये स्ट्रॉन्ग होता है। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है सर, जहाँ पे हाइड्रोजन हो, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन में हो, और हाइड्रोजन के साथ या तो फोन लगाओ, F लगाओ, या O लगाओ, या L लगाओ। ओके, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों से, इस डिस्पर्सन फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है, डायपोल डायपोल से भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीन ठो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें हम लोगों ने पढ़ा पहला नॉन पोलर। नॉन पोलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो तीनों का मॉलिक्यूल सी रहेगा, तीनों का। पूरे मॉलिक्यूलर सॉलिड का आपके क्वेश्चन आएगा MCQ में कि बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स होगा। आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आप मॉलिक्यूलर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है, तो लंदन फोर्सेस हो सकता है जो कि सबसे वीक होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है जो कि थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है मॉलिक्यूल में, तीनों में से, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, एग्जांपल याद रखना। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको स्लाइड्स खिसकाता हूँ, स्लाइड को सब दो, मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ लिख रखा है, ध्यान देना आप लोग। तो देखो पहली बात मैंने बोल दिया, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया, एग्जाम्पल सब लिख दिया। इसमें HCl गैस हो गया, H2 वाटर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड में आता है। हाइड्रोजन मैंने अभी बना के दिखाया था आप लोग को, आइस है, आइस वाटर का आइस है। आइस जो है मैंने बोला ना कि सब, अब कोई बच्चा बोलेगा सर सॉलिड कैसे बन गया, तो मैंने पहले बोल दिया कंडीशन चेंज करके हम लोग इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलो, तो आइस हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड, HCl हो गया, SO2 हो गया नॉन पोलर नेचर का, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये सभी चारों जो एग्जाम्पल मैंने लिखा, आयोडीन गैस को CCl4, आर्गन P4, फिर He जो हीलियम गैस है, एक S2, N2 नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे एग्जाम्पल, O2, ये सभी आपका जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है, मैंने बताया तीनों में से मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा हाई होगा, माने तीनों में सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ओके,
तीनों में, इन तीनों में आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होता है। अरे जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना एनर्जी चाहिए ना, उनके फोर्स को तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी ना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज़्यादा किसका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में H2O का ज़्यादा होगा तीनों में से, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लो ही होता है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत वीक होते हैं। ओके, वो 8 से 40 किलो जूल पर मोल के रेंज का होता है। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड हुआ, कोवलेंट आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलो, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत वीक होता है, इसलिए इसका हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। इस सबसे वीक फोर्स है डिस्पर्सन फोर्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए लो बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड का थोड़ा सा लो 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 बोलेंगे, लो, याद नहीं, सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये चूँकि ये सब जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी एक है। ओके, पहले बताओ सॉफ्ट होता है। ओके, ये सब सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, ये भी जो आपका नॉन पोलर सॉलिड था वो भी सॉफ्ट होता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है वो हार्ड होता है, जैसे आइस हार्ड होता है, सॉलिड है। ओके, हार्ड है। ओके, वो इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, तीनों इंसुलेटर, सब इंसुलेटर है तीनों। और ये वेरी लो लो लो, मेल्टिंग पॉइंट तीनों का लो होता है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए तो बताओ कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसमें, जैसे कि मैंने बताया, क्या कौन कौन बताया, पहला बताया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीसरा बताया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा बताया हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। एग्जांपल दे देगा आपको, बताया कौन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो सोच लेना कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। अमोनिया गैस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हम अमोनिया गैस में भी तुमको ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा इन तीनों में से। ठीक है, चलो फिर से सुन लो, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, लंदन फोर्स, डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये सब हो गया तुमको वंडर वाल फोर्स का टाइप, इस सबको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। ओके, अब सबसे वीक कौन होता है, डिस्पर्सन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज इसी को बोलते हैं, जहाँ पर सेम एटम हो, कोई पोलैरिटी नहीं पैदा हो, कोई प्लस माइनस ना आए। और डायपोल इंटरेक्शन किस में आएगा सर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा सर, तो ये आएगा तुमको किस में, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में। ठीक है, चलो सबका एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं मुद्दे की बात में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आयनिक सॉलिड। चलो सर, आयनिक सॉलिड कहाँ बनता है, आयनिक सॉलिड वहाँ पर जब बनता है जहाँ पे एक मेटल हो, जैसे NaCl का एग्जांपल देते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल NaCl ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। आप लोग अर्लियर क्लास में पढ़े होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, माने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है। जो डोनेट करता है उसको कैटायन बोलते हैं, और जो गेन करता है, जो लेता है, उसको अनायन कहते हैं। जानते हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। अरे अमीर देता है, गरीब लेता है, तो अमीर यानी प्लस। ओके, तो प्लस देने वाला होता है, जो देने वाला उस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, लेने वाला नेगेटिव चार्ज। ठीक, कभी नहीं भूलोगे। तो ये होता है 4, इस पर प्लस चार्ज चढ़ गया, इसमें माइनस, ये हो गया तुमको कैटायन मतलब समझे, कैटायन मतलब प्लस चार्ज, कैटायन मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें से कट के निकल गया, कैटायन याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। मैं एक ट्रिक देता हूँ कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन कट के निकल गया, इसको बोलेंगे कैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कट के निकल गया, तो इसको बोलेंगे कैटायन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आ गया तो अनायन मतलब आ गया। ओके, तो इसलिए क्लियर हो गया। तो एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है, और जो लेता है वो नॉन मेटल होता है, धातु अधातु। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, प्लस माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, याद रखना बात को। या कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कुलम्बिक, जो आप लोगों ने फिजिक्स के 12th का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट। तो आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव में चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन लगता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, तो इस तरह के सॉलिड को बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड का पहले पूछा जाएगा कि आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो आयंस है, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, इनके बीच में कौन फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। एग्जांपल तो बहुत सारा है यार, देखो ना, NaCl, जहाँ पे एक नॉन मेटल एक मेटल होगा वो आयनिक सॉलिड है। MgO, जिंक सल्फाइड, ओके, कैल्शियम फ्लोराइड, ये बहुत हार्ड होता है, जैसे नमक के बारे में सुनो, हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल हम समझे, हार्ड मतलब कि बहुत कठोर, दबा नहीं सकते हो, यानी कि हार्ड होता है, कठोर होता है, और ब्रिटल मतलब भंगुर, इसको अगर हथौड़ी से फोड़ दोगे तो चकनाचूर हो जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा। नमक को तो, नमक का जो क्रिस्टल होता है, छोटा छोटा दाना होता है, क्या तुम उसको दबा सकते हो, दबाना मुश्किल है। दूसरी बात, उसको तुम फोड़ोगे तो फूट जाएगा। ओके, फूट जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, शीशा की तरह फूट जाएगा। ओके,
समझ में आया कि नहीं, शीशा की तरह फूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि वो जो है हार्ड एंड ब्रिटल होता है। आप सुनो आयनिक सॉलिड की सबसे खास बात सुनो, आयनिक सॉलिड के अंदर आयन से बना हुआ है, वो क्या चीज़ से बना हुआ है, आयन से। खास बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ओके, अब बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हार्ड है, माने कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक यौगिक की क्वथनांक कुछ क्यों होती है, पढ़ा होगा। वाई आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बोलोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स ऑफ द आयनिक सॉलिड। ओके, आयनिक सॉलिड के आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, याद रखना, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आयनिक सॉलिड है वो जो है, ध्यान देना, आयनिक सॉलिड जो है ये इसमें आयंस होते हैं, तो जहाँ जहाँ आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, मेरी बात सुनना चाहिए, जहाँ जहाँ आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, चार्ज मूव करने के लिए फ्री होते हैं, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लेकिन याद रखना बात को, जब आयन को तुम पानी के अंदर डाल दोगे, नमक को पानी के अंदर डाल दोगे, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, क्या बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन, या मोल्टेन स्टेट में इसको पिघला दोगे, गर्म करके पिघला दोगे। ओके, तो या तो आयनिक सॉलिड की बात सुनो, आयनिक सॉलिड को जब पानी में डाल दो यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे इसको। ओके, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसके आयन मूव करने लगते हैं, फ्री मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ओके, या मोल्टेन जब गर्म कर देते हैं, पिघला देते हैं इसको, गर्म करके मोल्टेन स्टेट में ले आते हैं, तब भी ये आयन फ्री मूव करने लगते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यानी जो आयनिक सॉलिड हैं वो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट, प्योर स्टेट है, जैसे नमक सिर्फ ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें आयन मूव नहीं करता, आयन से तो बना हुआ है, लेकिन आयन मूव नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, जो उसका नॉर्मल स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड, ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट आयनिक सॉलिड इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ फ्री चार्ज टू मूव। ओके, मैंने इसके पास फ्री चार्ज मूव करने के लिए हो जाता है, मैंने लिख दिया, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा दो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। यानी कि मैंने लिखा ये इंसुलेटर्स इन, मैंने ये तो अंडरलाइन कर दिया है, तो थोड़ा कट मारा हुआ कि ये आयनिक सॉलिड का लाइन है, ठीक है, तो इसलिए कट मारा हुआ है। तो इंसुलेटर से इन सॉलिड स्टेट, यानी मैंने हर बच्चे को हमेशा याद आता है, ओ आयनिक सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, विद्युत धारा का अच्छा चालक होगा, ऐसा नहीं है। ओके, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होगा, जब सॉलिड स्टेट में होगा तो इंसुलेटर होगा, बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, या तो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में गर्म कर दो तो वो फ्री, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और या एक्वस पानी में डाल दो तभी फ्री हो जाएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, व्हाई? तो बोलोगे कि इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स have no free electron to move, okay, but in molten state or aqueous solution, okay, ionic solids have ions to free to move, okay, माने उनके पास इलेक्ट्रॉन आयंस हो जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, चलो ठीक है, अब अच्छा सा आ जाओ। तो दो टाइप पढ़ लिया मैंने, एक पढ़ लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, चलो ध्यान देना, मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा। ओके, एक मिनट, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन टाइप पढ़ लिया, इससे एमसीक्यू बनता है सिर्फ। आयनिक सॉलिड पढ़ लिया, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, और आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, कैटायंस एंड आयंस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसमें बॉन्ड बोल सकते हो, आयनिक बॉन्ड। कौन बॉन्ड होता है इसमें, आयनिक बॉन्ड लिख सकते हो, आयनिक बॉन्ड छूट गया, लिख देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, याद रखना बात को, ठीक है। चलो अब आते हैं, आयनिक सॉलिड्स हो गया, अब मेटालिक सॉलिड लेते हैं। मेटल का भी सबसे खास बात है मेटल का, सुनो, चलो मैं नीचे बना रखा, रुको, मेटल की खास बात सुनो पहले। मेटल सुने जो, जैसे सुना होगा तुम लोगों ने, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। ओके, मेटल की कुछ खास बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तुम लोगों ने सुना जो तार बनता है, तार किसका बनता है, कॉपर का बनता है। अरे जो वायर बनता है, जो घरों में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, वायर का बनता है, यानी कॉपर बनता है, एल्युमिनियम का बनता है, सुनिए ना। तो कॉपर सबसे अच्छा होता है कंडक्टर, उससे अच्छा सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर महंगा होने के कारण हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग कॉपर का? क्योंकि कॉपर जो भी मेटालिक है, मेटल्स है,
मेटल जनरली जो है वो अच्छे कंडक्टर हैं। अच्छे कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि उनके पास अच्छा, उसका कंडक्टर अच्छा होने का कारण क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग हमेशा मेटल ही यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने बोला ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जहाँ भी चार्ज फ्री होता है मूव करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट बनता है। करंट बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन करंट बनता है, इसलिए वो मूव कर सकता है, यानी कि वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ there are a lot of free electrons it have, okay, to free to move, okay, माने कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का सी होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का सी, इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है। okay, मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका क्रिस्टल कैसे बनता है। देखो जैसे मैंने बोला ये आयरन का है या कॉपर का है, मान लो, तो आयरन का मान लो, कॉपर का ये कोई आइटम है, आइटम का मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया, पॉजिटिव चार्ज, तो जो सुनो अच्छे से, क्यों इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मैं बताता हूँ। जैसे कोई कॉपर ले लो या आयरन ले लो, तो जो जैसे ये तुम जानते हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा बहुत सारे शेल में, ठीक है, सुनते हो ना, सुनो अच्छा से फिजिक्स बताता हूँ, ध्यान देना। सॉरी फिर से मैं बनाता हूँ, 1 2 3, चलो बहुत सारा बना सकता हूँ मैं, चलो समझाने के लिए। ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के जो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहर में घूम रहा है, मतलब बाहर में घूम रहा है, ये बाहर में, ठीक है, बाहर वाला सेल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहेगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी दूर है, ओके, वो उस पर थोड़ा वीक काम करेगा। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है ना, सबसे आउटर मोस्ट शेल, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। माने जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं, ओके, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, इतना वीक है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव माने कि इसके न्यूक्लियस के प्रभाव में आता ही नहीं है। माने वो न्यूक्लियस से बिल्कुल फ्री बोल सकते हो, वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यह कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि जो मेटल का जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के प्रभाव में नहीं है, उसके इफेक्ट में नहीं है, ओके, इसलिए हम लोग उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए ये मूव कर सकता है। अब मूव करते हुए सुनना अच्छे से, जो भी एटम होता है, जैसे ये एटम है, तो एटम का जो आटम मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके बाहर इस एटम के बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बाहर आ जाता है। अब बाहर वो चारों तरफ मूव करने लगता है, ओके, रोटेट करने लगता है, क्योंकि ये फ्री है, फ्रीली मूव कर रहा है, ओके। तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन उसके बीच में आ गया, मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन उस एटम के बाहर तो आ जाता है, न्यूक्लियस के बाहर, माने कि उस न्यूक्लियस के बाहर तो आ जाता है, माने कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से तो बाहर आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़ के भाग गया, क्रिस्टल से भाग गया, ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल मतलब जिससे वो बना हुआ है, तो एटम के मान के इसके मेटल के क्रिस्टल को छोड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं भागता है, क्रिस्टल को छोड़ के नहीं भागता, क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके एटम को छोड़ करके भागता है, एटम के चारों ओर उसको रोटेट करने लगता है। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इस एटम के दोनों पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आया, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन देखो नजर आ रहा है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहता है, इसे रैंडम मोशन करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से मान लो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और जितना एटम का जो भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव बन गया, उसका न्यूक्लियस पॉजिटिव बन गया, तो उसका जो न्यूक्लियस पॉजिटिव बन गया, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। एटम का ही इलेक्ट्रॉन है और एटम का ही न्यूक्लियस, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? मेटालिक बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है। मोबाइल मतलब मूव करने वाला, जो मोशन में रहे हमेशा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब कि ये इसी लोकल में घूमता रहता है, उसके एटम के लोकल में ही घूमता रहता है, इसलिए इसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, और इस जो चार्ज सुना, ये जो चार्ज बना पॉजिटिव चार्ज, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला इस एटम में से, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कर्नल कहते हैं। कटायन नहीं बोल सकते हैं, इसके कटायन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है कर्नल। क्या इस्तेमाल होता है? कर्नल्स। तो जो कॉपर यानी मेटल एटम को, मेटल एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कर्नल्स कहते हैं। कर्नल्स याद रखना, कर्नल्स याद रहेगा। चलो, तो कर्नल्स के बीच और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा भरमार होता है। यहाँ पे मैंने लिखा कर्नल्स आर इम्बेडेड। कर्नल इस तरह डूबे होते हैं, इम्बेडेड मतलब धंसा होना, धंसा। ओके, कर्नल इस तरह धंसे होते हैं। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन का सी है, समुद्र है, समुद्र के अंदर वो कर्नल धंसे हुए हैं। जैसे कि समुद्र होता है, समुद्र के अंदर मछलियाँ हैं, समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी तरह।
तो ये इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बनता है, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वहाँ फ्री होता है मूव करने के लिए, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है। उसके अंदर ये जो कर्नल है पॉजिटिव चार्ज है, जो मेटल का पॉजिटिव चार्ज है वो धंसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ओके, कर्नल मतलब पॉजिटिवली मेटल आयन, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, समझ आया आप लोग को। तो ये मेटालिक बॉन्ड कहलाता है, मेटल क्रिस्टल है ये। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसको मेटल के क्रिस्टल को छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, मेटालिक बॉन्ड तो मैंने यहाँ से दो समझा रखा है। तो जो मेटालिक सॉलिड्स है उनके बीच में पहले बताओ कौन बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। और उसका जो क्या होगा, उसका ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, लेकिन पॉजिटिव आयन है जो जिसको हम लोग कर्नल बोले हैं। और इन सी ऑफ पॉजिटिव आयन किसके अंदर डूबा हुआ रहेगा, किसके अंदर रहेगा, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो उसके एटम के चारों ओर उसके लोकल में घूमता रहेगा, ठीक है, उस पॉजिटिव मेटल के आयन के चारों ओर, ठीक है। तो सी मतलब समुद्र इलेक्ट्रॉन का समुद्र बनता है, उसके अंदर वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे एक लाइन में बोलना कि इसका पॉजिटिव आयन्स यानी कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल सुनो, जितने भी आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, ये अच्छा कंडक्टर होता है। ओके, कंडक्टर अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। पूछे कंडक्टर क्यों अच्छे हैं, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बोलेंगे कि इसके पास बहुत सारे इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टू मूव, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर, आयरन, सिल्वर, ओके, कॉपर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर क्यों करते हैं कॉपर यूज़, इसलिए कॉपर सस्ता भी पड़ता है। मैग्नीशियम, सिल्वर यूज़ करोगे तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ याद रखना। वो तो ये जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड, ओके, जानते हो मेटल हार्ड, मेलिएबल, इसी प्रॉपर्टी की जैसे मेटालिक बॉन्ड के कारण उसके अंदर मेलेबिलिटी आती है। मेलेबिलिटी समझे, हिंदी बोलते हैं उसको आघात वर्धनीयता। आघात मतलब उसको पीट को पतला चादर बना सकते हो। जो मेटल का ही तो देखते हो, तुम लोग चॉकलेट खाते हो, डेयरी मिल्क खाते हो, तो जो तुम देखते हो ना कि जो उसकी फॉयल होती है, मेटल फॉयल होती है, जो चॉकलेट उसके जो लपेटा रहता है जिस पन्नी से, तो जो चॉकलेट के ऊपर का जो कवर होता है वाइट कलर का, तो वो जो है वो तुमको एल्युमिनियम की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। तो एल्युमिनियम यानी जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, यानी कि उसको पीट कर पतला सीट बना सकते हो, थीन सीट बना सकते हो, पतला चादर बना सकते हो। ओके, देखते हो तुम लोग चॉकलेट वाला ये मिठाई उठाई देखे होगे, तो मिठाई स्वीट वगैरह जो बाजार में मिलता है, ओके, जैसे लड्डू हो गए, जैसे कि रसगुल्ला हो गए, गुलाब जामुन हो गए, तो वो लोग मिठाई पे ऊपर से चांदी का एक वर्क चढ़ा देता है, चांदी का एक बड़का छोटा पतला तबक चढ़ा देता है, तो बहुत पतला होता है वो, इतना पतला होता है, चांदी का होता है वो, सिल्वर का होता है। तो मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो उसको पीट करके पतला सीट बनाया जा सकता है, थीन सीट बनाया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता, पतला सीट बना सकते हैं। अब मेटल की एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ओके, तन्यता, इसको खींच करके लंबा तार बना सकते हैं, खींच करके जो मैलिबिलिटी में पिटते हैं पतला बना सकते हैं, पतला चादर सीट, और डक्टिलिटी में खींचते हैं लंबा तार बना सकते हैं। यही तो कारण है कि इसका इस्तेमाल तार में भी किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, मेटालिक बॉन्ड है इसलिए। चलो, तो मेटालिक सॉलिड भी हो गया। अब एक है कोवेलेंट सॉलिड्स। ओके, चलो कोवेलेंट सॉलिड क्या है जरा, सर कोवेलेंट सॉलिड बताओ। तो जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, जैसे नॉन मेटल, जहाँ भी नॉन मेटल होगा उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका जो ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो एटम होता है, याद है बात को। ओके, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलो एग्जाम्पल सुनो, इसमें बहुत कुछ नहीं खास बात है, इसमें एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, ध्यान देना अच्छा से। डायमंड बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन का बना होता है। क्वार्ट्ज भी मैंने बोला था, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। ओके, क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो आपका एमॉर्फस सॉलिड है, याद है ना। क्वार्ट्ज से जो ग्लास बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड, जहाँ भी सिलिकॉन लगा रहेगा ना, समझ जाना कि वो जो है आपका क्या है, वो आपका कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड है। एल्युमिनियम नाइट्राइड, ओके, नाइट्राइट, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, बताता हूँ, ग्रेफाइट सबसे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से पूछा हुआ है। तो जो सुनना चाहिए, डायमंड हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, बहुत सारे एग्जांपल। जहाँ भी सिलिकॉन का होगा समझ रहे कि वो तुम्हारा नेटवर्क सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। नेटवर्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क बन जाता है। ये बहुत हार्ड होता है, जो तुम लोग जानते हो, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन दी अर्थ में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड। और डायमंड का इस्तेमाल हम लोग ग्लास को काटने में करते हैं। इंसुलेटर होता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड है, एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही इसी कोवेलेंट सॉलिड से यही क्वेश्चन आता है। ओके, तो ग्रेफाइट पहली बात तो सॉफ्ट है, ये हार्ड होता है सब, जितने जनरली जितने भी कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड्स हैं,
सब हार्ड होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं ग्रेफाइट। एक्सेप्शन है, कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, बॉन्डिंग तो कोवेलेंट है लेकिन ये सॉफ्ट है। ओके, और ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद ना क्यों, बिकॉज ऑफ ओके फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ये याद ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एग्जाम में तुमको पूछेगा कि कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ग्रेफाइट। वो कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है जो सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन है ये, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। कोवेलेंट सॉलिड को कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो हर ये पोलर डायपोल सब समझाया है, नॉन पोलर लंदन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स समझाया है, मेटालिक बॉन्ड को समझाया है। ओके सॉरी, ओके, तो ये हो गया आपका। तो ये आपका ये लेक्चर हो गया मुकम्मल। मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो मेरा लेक्चर बड़ा होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बुक में दिया हुआ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन, देखो कुछ पहला चैप्टर का पहले क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। तो पहले क्या बोला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एमॉर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो कुछ क्वेश्चन देखो पहले आप लोग, ठीक है। जैसे इसमें देखो कि पहला क्वेश्चन में बोला, ये पहले ई का कर लेते हैं हम लोग, पहला वाला भी चलते हैं। तो रुको एक मिनट, पहला क्वेश्चन यहाँ से, चलो मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है। हाँ चलो, मैंने पहले बताया था ये क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी का देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा बनाना जरूरी होता है। वाई सॉलिड्स आर रिजिड, मैं डिस्कस कर देता हूँ, सबको डिस्कस करता हूँ। सॉलिड क्यों रिजिड होता है सर? सॉलिड रिजिड होने की वजह है कि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, मतलब कि सॉलिड इसलिए रिजिड होता है, इसलिए वो कठोर हार्ड होता है, यानी कि दृढ़ होता है, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स। याद रखना, ये रीजन लिख देना। वाई डू सॉलिड्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम, इसका डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? बस सिंपल, इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम क्योंकि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इसको हम। ओके, कंप्रेस नहीं, यानी सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ओके, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है, 9th क्लास का है, अर्ली क्लास का है, 9th-10th का है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कौन एमॉर्फस सॉलिड है, कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ। देखो जिसमें पॉली लगा रहेगा, पॉली लगा रहेगा ना, पॉलीमर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पॉलीमर नाम का एक चैप्टर है। पॉली लगा रहेगा, समझ जाना कि मानी कि वो पॉलीमर जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। चलो तो मैंने लिखा, देखो यहाँ पर कौन कौन एमॉर्फस सॉलिड, देखो तो पॉलीयूरेथीन, ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, उसके बाद आप ध्यान दो, ये टेफ्लॉन भी एमॉर्फस सॉलिड है, सेलोफोन एमॉर्फस सॉलिड है, पॉलीविनाइल एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, उसके बाद फाइबर ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, फाइबर ग्लास भी एमॉर्फस सॉलिड है, याद रखना बात को, ठीक है। बेंजोइक एसिड भी एमॉर्फस सॉलिड है, नहीं बेंजोइक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पहले मैंने क्या बोला कि आइकॉन होगा पॉलीयूरेथीन, सुन लो, लिख लो, तुम लोग लिख लो, कॉपी में लिख लो, पॉलिटिक लगा लो इसमें, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, उसके बाद मैंने बताया पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलोफोन, ये सभी जो है आपका एमॉर्फस सॉलिड है। बस इतना याद रखो। उसके बाद फाइबर ग्लास, ठीक है, तो फिर से ग्लास होगा तो वो तो एमॉर्फस सॉलिड होगा ही होगा। पॉलीयूरेथीन, उसके बाद मैं बता दूँ कौन कौन, टेफ्लॉन, उसके बाद सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइबर ग्लास, ये सभी आपका जो है क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है जी? एमॉर्फस सॉलिड है। सेलोफेन भी है, सेलोफेन पे मैंने टिक किया, सेलोफेन यस। पॉलीयूरेथीन, उसके बाद टेफ्लॉन, उसके बाद सेलोफेन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइबर ग्लास, ये सभी आपका क्या है बताओ, एमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन कॉपर, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। चलो नोट कर लेना आप लोग। चलो और सुनो, वाई इज ग्लास कंसिडर एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, मैंने इसका रीज़न भी दे दिया था कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं या सीरो सॉलिड भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड बट इट इज़ दिस फ्लो इज़ वेरी स्लोली। ओके, मान के जो ग्लास होता है, ग्लास के पास टेंडेंसी है कि जैसे लिक्विड फ्लो करता है उसे ग्लास भी फ्लो करता है, बहने वाला गुण होता है ये। ओके, तो वाई ग्लास कंसिडर एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, बोलो ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स। ओके, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, बट दिस फ्लो इज वेरी वेरी स्लो। ओके,
दिस फ्लो इज वेरी वेरी स्लो। ओके, कहो सर बहुत अच्छा बात बन गया। चलो ठीक है, पांचवा सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला था कुछ प्रॉपर्टी होता है सॉलिड की, जैसे मैंने बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग इन ऑल डायरेक्शन। तो अब मैंने बोला कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, बोला कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड्स, सॉलिड कैसा होगा, एंड वट इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। तो बोलो पहली बात सुनो, बताओ सेम इन ऑल डायरेक्शन, उनकी सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। तो मैंने पढ़ाया था आइसोट्रॉपिक नेचर का, आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। किसका होता था, मैंने बताया था कि हर चीज़ उल्टा है, सीधा है इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड में, लेकिन ये उल्टा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता है। तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आया, तो ये सिंपल बात है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया गया हर डायरेक्शन में। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आया मतलब क्या हो गया, कैसा नेचर का है वो, आइसोट्रॉपिक नेचर का है। आइसोट्रॉपिक नेचर का कौन होता है, एमॉर्फस की क्रिस्टलाइन, तो एमॉर्फस सॉलिड सर, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं करेगा सर। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है सर, उसको चाकू से काटेंगे तो क्या उसका प्लेन सरफेस प्राप्त होगा, प्लेन होगा एकदम, बिल्कुल नहीं होगा, क्लीन क्लीवेज शो नहीं करेगा। ओके, सो इट डजंट शो क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो पहला आंसर है कि इसका एमॉर्फस सॉलिड आंसर लिखोगे एक लाइन में, और ये क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग 1.6 पे, अगला वाला पे। चलो, जो अभी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ा उसको मैं बताता हूँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना आसान है, सोच लो। पोटेशियम सल्फेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, दो ना, पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, दो कहाँ पर जिंक सल्फेट, इसमें जिंक सल्फाइड दे दिया है, सॉरी जिंक सल्फाइड है जी, हाँ ठीक है चलेगा, जिंक सल्फाइड भी है, चलो कोई बात नहीं, जिंक सल्फेट होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जिंक सल्फेट है ये। तो जिंक सल्फाइड तो तुम्हारा ये हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। ओके, तो पोटेशियम सल्फेट में आपको आयनिक हो गया, जिंक सल्फाइड में भी आयनिक हो गया। चलो आयनिक है, यानी कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताना है, बॉन्ड नहीं बताना है, ठीक है। तो बॉन्ड या मैंने कि इसमें हमको टाइप नहीं बताना है कि कौन सा टाइप का सॉलिड है, बस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, रुको, ठीक है। चलो, तो जो जिंक सल्फेट मैंने क्या बोला, पोटेशियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है, आयनिक बॉन्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर जिंक सल्फाइड भी आपका आयनिक सॉलिड है, ठीक है। चलो, उसके बाद टीन समझ लो, टीन मतलब कि मेटल है ये, टीन। रुबिडियम है, रुबिडियम भी आपका, ये रुबिडियम भी मेटल है, तो दोनों मेटल है, मेटालिक बॉन्ड है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड क्या बोलोगे इसको, मेटालिक बॉन्ड याद रखना, ठीक है। चलो, अमोनिया मैंने पहले बोल दिया अमोनिया के बारे में आप लोगों को, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया और वाटर हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, इसमें बॉन्डिंग जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कौन बच गया, सिलिकॉन कार्बाइड, मैंने अभी बताया सिलिकॉन रहेगा तो नेटवर्क सॉलिड होगा, नेटवर्क यानी कोवैलेंट सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, और ग्रेफाइट भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ग्रेफाइट। चलो ठीक है, सब हो गया। आर्गन हो गया आपका ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यूरिया हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, यूरिया में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये भी है यूरिया, ठीक है। बेंजीन और आर्गन जो हो गया वो आपका लंदन डिस्पर्सन फोर्स हो गया, याद रखना, बेंजीन और आर्गन लंदन डिस्पर्सन फोर्स, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है सब। अब 1.7 देखो, और सॉलिड ए, एक सॉलिड ए है, इज वेरी हार्ड एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, माने कि ये मोल्टेन स्टेट में भी ये है, इंसुलेटर है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, एक्वस सॉल्यूशन में भी, मोल्टेन स्टेट में भी नहीं करता है, सॉलिड स्टेट में भी नहीं करता है, एट एंड मेल्ट बहुत हाई टेम्परेचर में जाकर मेल्ट करता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैंने बताया था अभी अब तुम लोग को लास्ट वाला कोवैलेंट इंटरवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है कि वो बहुत हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हार्ड होता है, जैसे मैंने डायमंड के बारे में बताया। ओके, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सॉलिड भी नहीं, मतलब कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन था, कौन एक्सेप्शन था उसमें, ग्रेफाइट। तो एक्सेप्शन को याद रखना। ओके, तो ये देखो इसका आंसर होगा नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड बोल सकते हो। 1.8 देख लो, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ने एक्सप्लेन कर दिया कि मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोलोगे कि इन मोल्टेन स्टेट आयनिक सॉलिड्स हैव आयंस
free to move, but solid state ionic solids do not have free electrons free to move. Okay, that's why ionic solid conduct electricity in molten state but not conduct electricity in molten solid state. ठीक है, चलो. What type of solids are electrical conductors? मलिएबल एंड डक्टाइल. मलिएबल है, डक्टाइल भी है, कंडक्टर भी है. तो सिंपल बात, कौन सॉलिड होगा? मेटालिक सॉलिड होगा. कितना आसान है. चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, देखो मैंने इतना चीज़ बताया, क्वेश्चन भी कुछ करवा दिया आप लोगों को. अगला टॉपिक जो होने वाला है, तो अगला टॉपिक मैं बताता हूँ. अगला टॉपिक अभी से मैं दावत देता हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन देता हूँ. ठीक है, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल. अब जो लेक्चर आने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है. अब जो मजा आएगा, अब थ्योरेटिकल पोर्शन कम है. मैंने अब जो ये 2 लेक्चर स्टार्टिंग का जो था, ये बहुत ही थ्योरेटिकल था. अब जो लेक्चर आने वाला है, वो बहुत ही मजेदार लेक्चर सब आने वाला है. क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल बहुत ही अमेजिंग है ये. ओके, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस अगला लेक्चर को जरूर देखते रहना, कंटिन्यू बने रहना. पूरा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ मैं, डिटेल्स बताने वाला हूँ. एक एक लेक्चर में कोशिश करूँगा मैं डेली लेक्चर अपलोड करूँ. और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ. कमेंट करो कि सर मुझे समझ में आ गया, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे हौसला मिलता है. ठीक है, हौसला मिलता है. ओके, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. आप लोग को स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे शायद, उम्मीद करते हैं. अब मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप लोग. ठीक है, चलो, सॉरी. तो हम लोग आते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को, कि आप लोगों को खूब मैंने कि कमेंट किया करो, सर मुझे समझ में आया. मुझे बहुत खुशी मिलती है कोई बच्चा कमेंट करता है तो. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत मिलता है. ओके, इसलिए आप लोग कमेंट करो और अपने दोस्तों में खूब शेयर करो इस वीडियो को. बहुत मेहनत करते हैं गाइज, आई एम वर्किंग सो हार्ड. आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो. जितना अप्रिशिएट करोगे उतना अच्छा रहेगा. मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा. और कोई विशेष टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो. मेरे ईमेल आईडी पर भी आप मुझे सब मैसेज कर सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई सब क्लियर, कोई भी बातें करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा. ठीक है, चलो. तो इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करो. आप वीडियो लाइक करके जरूर जाना, लाइक जरूर करना प्लीज़. ओके, लाइक करना, हमको बोलना ना पड़े आप लोगों को. और वीडियो को खूब शेयर करो, ताकि अगर कोई न्यू व्यूअर्स आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा. ऐसी जानकारी की वीडियो में डालता रहूँगा. मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मेरे वीडियो को आप लोगों को थोड़ा पेशेंसली देखना पड़ेगा, तभी आप भला कर सकते हो. अगर कुछ बनना चाहते हो तो आप मेहनत करके पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, कोई बहाना नहीं चलेगा. ओके, गाना सुना है ना, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को. आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें अपनी खुशियाँ. सूरज की पलकों तले धूप बुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, नहीं है कोई गम. बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर. उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर. इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम. अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम. ओके, ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मोटिवेशनल था, इंस्पिरेशनल था ये गाना. धूम 3 का गाना है ये, बहुत ही बेहतरीन गाना. आप लोग ऐसे गाने जरूर सुना करो, ताकि आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल सके. चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बी हैप्पी, नो बीपी. सी यू देन, बाय बाय.